हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल एजी कैम। तो आज फिर से एक न्यूमेरिकल के साथ स्टार्ट करेंगे, फिर आगे बढ़ते हैं टॉपिक पे। तो देखिए जेईई मेंस 2017 में पूछा गया है क्वेश्चन। क्या पूछ रहा है? डेल्टा यू दैट इज इंटरनल एनर्जी, चेंज इन इंटरनल एनर्जी इज इक्वल्स टू आइसोकोरिक वर्क, आइसोबारिक वर्क, एडियाबेटिक वर्क एंड आइसोथर्मल वर्क। तो मैंने कल आप लोगों को पढ़ाया था, कल का जो लेक्चर देखे होंगे जो कंटिन्यू मुझे फॉलो कर रहे हैं, मैंने आपको बताया था कि एडियाबेटिक प्रोसेस में Q इक्वल्स टू 0 होता है, एनर्जी का एक्सचेंज नहीं होता है। तो वहाँ पे क्या होता है, जो फर्स्ट लॉ अकॉर्डिंग टू फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, Q इक्वल्स टू U इक्वल्स टू Q प्लस W हमने कल पढ़ा था, ठीक है। डेल्टा U इक्वल्स टू Q प्लस W। अब एडियाबेटिक प्रोसेस में क्या होता है, Q 0 हो गया, तो जब Q 0 हो गया एडियाबेटिक प्रोसेस पे, तो W इक्वल्स टू हम लोग W एडियाबेटिक लिख सकते हैं, W इक्वल्स टू W एडियाबेटिक लिख सकते हैं, क्योंकि एडियाबेटिक प्रोसेस की बात कर रहे हैं। तो देखिए डेल्टा U कब इक्वल होगा वर्क के, तो एडियाबेटिक वर्क के इक्वल होता है डेल्टा U जब एडियाबेटिक प्रोसेस होता है, Q 0 हो जाता है। तो इतना सिंपल क्वेश्चन था, 4 मार्क्स का, जेईई मेंस 2017 में पूछा हुआ है, ठीक है। तो ऐसे हम लोग जो भी चीज़ें हम लोग पढ़ते हैं उतना ध्यान नहीं देते हैं चीज़ें पढ़ते वक्त, फिर जब उसका क्वेश्चन आ जाता है तो हमें लगता है कि काश हम उस टाइम पे पढ़ लिए होते। तो वैसी गलती मत कीजिएगा, फॉलो करते रहिए लेक्चर्स। चलिए आज हम लोग पढ़ेंगे इंथैल्पी। एक अनदर स्टेट फंक्शन है डेल्टा यू की तरह, इंथैल्पी एच से रिप्रेजेंट करते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है इंथैल्पी भी। इंटरनल एनर्जी U को बोलते हैं और H को हम लोग इंथैल्पी बोलते हैं, ठीक है। तो देखिए कोई भी रिएक्शन आप लैब में करते हो तो ये पॉसिबल नहीं होता कि कोई भी रिएक्शन कांस्टेंट वॉल्यूम पे कराया जाए। जब कांस्टेंट वॉल्यूम पे रिएक्शन कराते हैं तो जो हीट चेंज होती है उसे हम लोग इंथैल्पी इंटरनल एनर्जी बोलते हैं। तो हम लोग लैब में कोई भी रिएक्शन कराते हैं तो ओपन वेसल में कराते हैं, ठीक है। ओपन वेसल में कराते हैं, ओपन वेसल में कराते हैं कोई भी रिएक्शन लैब में। तो देखिए एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो हमारा होता है वो कांस्टेंट होता है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो होता है वो कांस्टेंट होता है। तो लैब का कई बार हमें रिएक्शन करवाना होता है एट कांस्टेंट प्रेशर। तो यहाँ पे क्या होता है, एक्सपेंशन ऑफ गैस होता है या फिर कंप्रेशन ऑफ गैस होता है। तो जो हमारी हीट एनर्जी चेंज होती है, जो हमारी हीट एनर्जी जो चेंज होती है वो डेल्टा यू के बराबर नहीं होती, क्योंकि यहाँ पे वॉल्यूम कांस्टेंट नहीं होता। तो वहाँ पे एक नया टर्म आता है जिसको हम लोग इंथैल्पी बोलते हैं, ठीक है। तो इंथैल्पी की डेफिनेशन देख लीजिए। इंथैल्पी क्या कहता है, द सम ऑफ इंटरनल एनर्जी एंड पीवी एनर्जी ऑफ एनी सिस्टम इज अंडर गिवन सेट ऑफ कंडीशंस इज कॉल्ड इंथैल्पी, ठीक है। अंडर गिवन सेट ऑफ कंडीशन मतलब प्रेशर कांस्टेंट होगा। तो आप लोग देखिए H इक्वल्स टू U प्लस पीवी, मतलब इंटरनल एनर्जी जो अपने मॉलिक्यूल्स के अंदर जो अपनी एनर्जी है, प्लस पीवी जो वर्क वो करेगा उसकी एनर्जी। तो हमारा कई बार ऐसा होता है कि U जैसे सपोज करो यहाँ पे एक्सपेंशन होगा तो कुछ एनर्जी खर्चा होगा उसको एक्सपेंड कराने के लिए, कुछ एनर्जी खर्चा होगा। तो यहाँ पे जो H आएगा वो U से कम होगा। जब कंप्रेशन होगा तो एनर्जी बाहर से आएगी, तो वहाँ पे H की वैल्यू ग्रेटर हो जाती है। वो सब हम लोग देखेंगे आगे। एक ब्रीफ आइडिया आप लोगों को दिया हूँ, एक माइंड सेटअप कर लीजिए इंथैल्पी क्या होता है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। तो वही कहानी रिपीट होती है। देखिए हम लोग U को जानते हैं, एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ U हम लोग मेजर नहीं कर सकते, ठीक है। तो ठीक हम लोग वैसे ही H को भी हम लोग डायरेक्ट H कैलकुलेट नहीं कर सकते, हम लोग चेंज इन इंथैल्पी निकालते हैं, ठीक है। चेंज इन इंथैल्पी निकाला जाता है। H हम लोग एब्सोल्यूट वैल्यू H का कैलकुलेट नहीं कर सकते, क्योंकि U का हमें एब्सोल्यूट वैल्यू पता नहीं चलता। कल के लेक्चर में बता चुका हूँ आप लोगों को। अब देखिए अगर यहाँ पे डेल्टा H तुम्हारा नेगेटिव होता है तो एक्जोथर्मिक रिएक्शन होता है, मतलब एनर्जी इवॉल्व होती है। अगर डेल्टा H तुम्हारा पॉजिटिव हो रहा है मतलब एब्जॉर्प्शन ऑफ एनर्जी हो रहा है, एंडोथर्मिक रिएक्शन हो रहा है। ये बात यहाँ पे खत्म होती है। थोड़ा आगे बढ़ते हैं। तो हम लोग जानते हैं कि थर्मोकेमिकल इक्वेशन आप लोगों ने पढ़ा होगा। तो थर्मोकेमिकल ये सब हटाता हूँ, ठीक है। अच्छा, कांस्टेंट प्रेशर की बात कर रहा था मैं। देखो फर्स्ट लॉ से हम लोग क्या बात निकालते हैं, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स हम जानते हैं कि डेल्टा U इक्वल्स टू Q प्लस W या माइनस P डेल V, ठीक है। तो Q को इधर लेके आइए, U इक्वल्स टू P प्लस डेल V, ठीक है। तो हम लोग ऐसे लिख सकते हैं U2, इसको लिख सकते हैं U2 माइनस U1, और इसको लिख सकते हैं P
V2 माइनस V1, चेंज इन वॉल्यूम को ऐसे लिख सकते हैं। प्रेशर कांस्टेंट है यहाँ पे, ध्यान दीजिएगा, कांस्टेंट प्रेशर की बात कर रहा हूँ, प्रेशर यहाँ पे कांस्टेंट है। तो तुम देखो क्या होगा, U2 प्लस PV2, अरेंज कर देंगे थोड़ा सा, माइनस कॉमन ले लीजिए तो U1 हो जाएगा और ये PV1 हो जाएगा। ठीक है, मैथमेटिक्स है, पता ही होगा आप लोगों को। देखो इसको हम लोग लिख सकते हैं H2, इस इक्वेशन से H इक्वल्स टू PV2 माइनस H1। तो हम लोग लिख सकते हैं एट कांस्टेंट प्रेशर हीट चेंज इज इक्वल्स टू इंथैल्पी। तो बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे हमने पढ़ा है कि क्यू वी इक्वल्स टू डेल्टा एच के यू के बराबर हो जाता है, क्यू वी इक्वल्स टू डेल्टा यू। ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है। हीट चेंज एट कांस्टेंट प्रेशर इक्वल्स टू इंथैल्पी, हीट चेंज एट कांस्टेंट वॉल्यूम इक्वल्स टू डेल्टा यू। ठीक है, एक और है, डेल्टा एच और यू के बीच में एक रिलेशन है जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये भी इसको देखते हैं, डेल्टा एच इक्वल्स टू डेल्टा यू प्लस NG/RT। NG यहाँ पे क्या है, नंबर ऑफ मोल्स इन गैसियस प्रोडक्ट माइनस नंबर ऑफ मोल्स इन रिएक्टेंट प्रोडक्ट। जितने गैसियस के प्रोडक्ट होंगे, मोल्स होंगे, वो माइनस कर देना रिएक्टेंट के गैसियस मोल्स से, तो NG निकल जाता है, डेल्टा NG। ठीक है, देखिए ये कैसे आता है वो बता देता हूँ। हम जानते हैं कि हमारा डेल्टा H इक्वल्स टू डेल्टा U प्लस P डेल V होता है। ठीक है, इसी को हम लोग लिख दिए हैं क्योंकि हम लोग एब्सोल्यूट वैल्यू कैलकुलेट नहीं कर सकते, इसलिए हम लोग चेंज इन इंथैल्पी, चेंज इन इंटरनल एनर्जी की बात कर रहे हैं। तो हम लोग इस तरीके से लिख सकते हैं, चेंज इन इंटरनल एनर्जी इक्वल्स टू चेंज इन इंटरनल एनर्जी प्लस P डेल V। और तो UV PV इक्वल्स टू nRT, आइडियल गैस इक्वेशन हमें पता है, तो हम लोग लिख सकते हैं P, प्रेशर यहाँ पे कांस्टेंट है, PV2 इक्वल्स टू nRT2 और PV1 इक्वल्स टू nRT1। ठीक है, इक्वेशन 1 इक्वेशन 2 माइनस करते हैं तो PV2 माइनस PV1 इक्वल्स टू nRT2 माइनस nRT1 लिख सकते हैं। तो आप देखिए PV2 को हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, P कांस्टेंट निकाल के डेल V, और NR डेल्टा T लिख सकते हैं, NR को कांस्टेंट निकाल के। तो बस वही करना है, यहाँ पे क्या करना है, P डेल V की जगह NG/RT पुट कर दीजिए। बस ये रिलेशन होता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट। कई बार दिया रहता है, एक इक्वेशन दी हुई रहती है, आपसे पूछ लिया जाता है डेल्टा एच और डेल्टा यू की वैल्यू दी हुई रहती है, एक की वैल्यू गिवन होगी, डेल्टा एच की वैल्यू गिवन होगी, डेल्टा यू की वैल्यू पूछ लेगा। तो एक इक्वेशन दी रहेगी, तुम्हें NG निकालना होगा, उससे नंबर ऑफ मोल्स इन गैसियस माइनस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ रिएक्टेंट्स इन गैसियस फॉर्म। ठीक है, इस तरीके से पूरी बात होती है इंथैल्पी की। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, थर्मोकेमिकल इक्वेशन की देख लेते हैं थोड़ा सा, थर्मोकेमिकल इक्वेशन क्या होता है। न्यूमेरिकल पोर्शन की तरफ हम लोग बढ़ रहे हैं, ज़्यादा से ज़्यादा हम लोग न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे आने वाले दिनों में। पहले थोड़ा सा थ्योरी बताना बहुत ज़रूरी है। देखो बहुत लोग ये सब चीज़ें जानते होंगे, बट बहुत सारी बेसिक चीज़ें हैं जो आप लोगों को नहीं पता होगी, वो सब मैं बता रहा हूँ यहाँ पे। मेरा मेन मोटो वही है कि मैं एकदम पिलर बेसिक से स्टार्ट करते हुए हायर की तरफ बढ़ूँ। तो आप लोग देखिए, थर्मोकेमिकल इक्वेशन, थर्मोकेमिकल इक्वेशन क्या होती है। तो जब भी कोई इक्वेशन होती है जहाँ पे रिएक्टेंट और प्रोडक्ट हम लोग लिखते हैं, केमिकल इक्वेशन लिखते हैं। ठीक है, केमिकल इक्वेशन जब लिखते हैं तो रिएक्टेंट प्रोडक्ट लिखते हैं। जब साथ में एनर्जी इवॉल्व और एनर्जी एब्जॉर्ब भी तुम ऐड कर देते हो तो उसको हम लोग बोलते हैं कि हमारा वो थर्मोकेमिकल इक्वेशन है। सपोज कीजिए हम एक रिएक्शन लिखता हूँ, FO2 प्लस O2 गिव FO3। ठीक है, यहाँ पे देखिए बैलेंस कर लीजिए इक्वेशन को। इक्वेशन जब हम लोग बैलेंस करेंगे तो 6 ऑक्सीजन हो गए, तो यहाँ पे 2 लगा दो, 4 ऑक्सीजन 6 ऑक्सीजन। ठीक है, बैलेंस हो गया ना, 2 सल्फर और 6 ऑक्सीजन है तो 4 और 2 6। ठीक है, तो तुम देखो ये हमारा एक्जोथर्मिक रिएक्शन होता है। तो एक्जोथर्मिक रिएक्शन को लिखने का 2 तरीका होता है। सपोज करो, या तो तुम यहाँ पे जो सपोज करो x किलो जूल एनर्जी निकल रही है, या तो तुम इस तरीके से एक्जोथर्मिक रिएक्शन को रिप्रेजेंट करो, हीट को यहाँ पे प्लस करके दिखाओ, या एक और तरीका होता है कि तुम डेल्टा H इक्वल्स टू माइनस x किलो जूल लिख दो। ये 2 तरीका से रिप्रेजेंट होता है, या तो तुम ये लिख दो या फिर तुम ये लिखो, इसको हटा के तुम ये भी लिख सकते हो, डेल्टा H इक्वल्स टू माइनस x किलो जूल। ठीक है, अब इसका कुछ कन्वेंशन होता है लिखने का, वो बताता हूँ। ठीक है,
तो सबसे पहले देखो यहाँ पे जो स्टोमेट्रिक कोफिशिएंट है ये नंबर ऑफ मोल्स को रिप्रेजेंट करते हैं। जो स्टोमेट्रिक कोफिशिएंट है यहाँ पे, जो स्टोमेट्रिक कोफिशिएंट है यहाँ पे, वो नंबर ऑफ मोल्स को रिप्रेजेंट करते हैं। बहुत लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि वो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स को रिप्रेजेंट करते हैं, तो कन्फ्यूजन दूर करता हूँ, ये नंबर ऑफ मोल्स है कि ना कि नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स है। क्योंकि तुम यहाँ पे फ्रैक्शन भी लिखते हो, यहाँ पे 2/3 भी लिख सकते हो, तो नंबर ऑफ मोल्स तुम्हारा फ्रैक्शन में हो सकता है, बट नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कभी भी फ्रैक्शन में नहीं होता है। तो वही चीज़ बता रहा हूँ कि जो स्टोमेट्रिक कोफिशिएंट है वो नंबर ऑफ मोल्स को रिप्रेजेंट करते हैं। दूसरी बात ये होती है कि जब भी तुम कोई रिएक्शन इसको रिवर्स करते हो, सपोज करो ये रिएक्शन लिखे हो, अगर तुम ऐसे भी लिख सकते हो, इसको रिवर्स करके भी लिख सकते हो, इस तरीके से भी लिख सकते हो, तो हमारा क्या चेंज होता है, डेल्टा एच की वैल्यू में क्या चेंज होगा? मैग्नीट्यूड में कोई चेंज नहीं होता, डेल्टा एच की साइन यहाँ पे +x किलो जूल हो जाएगी जब तुम रिवर्स कर दोगे रिएक्शन को। रिएक्शन जब तुम रिवर्स करोगे तो इसकी साइन बदल जाती है, मैग्नीट्यूड सेम होता है। थर्ड पॉइंट बताना चाहूँगा कि जब तुम इसमें कुछ ऑपरेशन करते हो, जैसे तुम मान लो 2 को इसमें इंटू करते हो या फिर तुम 2 इसमें डिवाइड करते हो, तो जो भी ऑपरेशन चेंज होगा वो हमारा डेल्टा एच में भी होगा। सपोज करो 2 से इंटू कर रहे हो तो डेल्टा एच की वैल्यू 2x किलो जूल हो जाएगी, ठीक है। जो ऑपरेशन तुम इक्वेशन के साथ करोगे वही ऑपरेशन तुम्हें डेल्टा एच के साथ भी करना होगा। ये 3 पॉइंट्स हैं जो याद रखना, थर्मोकेमिकल इक्वेशन जब सॉल्व करेंगे, बहुत सारी न्यूमेरिकल्स तो इसी पे आते हैं ना, इसी बेसिस पे होता है, तो हमें बहुत काम आने वाला है। ये छोटी छोटी चीज़ें हैं जो तुम्हें याद रखनी है। 1 सेकेंड वीडियो फ्रेम हो रहा है कि नहीं, मैं देख लेता हूँ। ठीक है, वीडियो फ्रेम हो रहा है। तो ये सब छोटी छोटी चीज़ें हैं जो हमें याद रखनी है। अब मैं आप लोगों को हीट कैपेसिटी बताऊंगा, ठीक है, वो भी इंपॉर्टेंट है। धीरे धीरे न्यूमेरिकल पोर्शन की तरफ हम लोग बढ़ रहे हैं। तो हीट कैपेसिटी देखते हैं, इसको हटा रहा हूँ, स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे अगर लेना हो तो। चलिए हीट कैपेसिटी देखते हैं। और जिनको लगता है, अच्छा एक बार बताऊंगा, मेरी चैनल की प्लेलिस्ट पे जाइएगा, वहाँ पे एकदम अप टू डेट सारे वीडियोज़ हैं, जितने भी लेक्चर्स हैं, मतलब टॉपिक वाइज पूरा एकदम अप टू डेट है। चैनल की प्लेलिस्ट में जाके चेक कीजिएगा। और एक बात बताना चाहूँगा, जिनको लगता है कि ये बेसिक इंट्रोडक्शन उनको आता है, वो क्या कीजिएगा, वो जो नॉर्मल स्पीड होती है उसको बढ़ा के इंटू 1.5 पे देख लीजिएगा, पर देख लीजिएगा वीडियो देख लीजिएगा, स्पीड बढ़ा दीजिएगा पर वीडियो देख लीजिएगा। चलिए हीट कैपेसिटी आज हम लोग पढ़ेंगे। तो देखिए, अभी तक हम लोग एनर्जी का चेंज पढ़ रहे थे, हीट का जो चेंज हो रहा है वो सब पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो फिर उसको मेजरमेंट भी तो करना होगा ना, उसको मेजर भी तो करना होगा। तो मेजर करने के लिए हम लोग एक टर्म पढ़ते हैं जो हीट कैपेसिटी कहलाता है। हीट कैपेसिटी होता क्या है? तो हीट कैपेसिटी किसी भी सब्सटेंस की जब तुम टेम्परेचर बढ़ाते हो तो वहाँ एनर्जी बढ़ती है। तो देखो, सबसे पहले इसका मैथमेटिकल फॉर्म लिखूंगा, Q डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डेल्टा T। मतलब हीट कैपेसिटी इज डिफाइंड एट द अमाउंट ऑफ हीट required to raise the temperature through 1 डिग्री सेंटीग्रेड और थ्रू 1 केल्विन, ठीक है। 1 केल्विन ले लीजिए या फिर 1 डिग्री सेंटीग्रेड ले लीजिए, ठीक है। तो मैं बताना क्या चाह रहा हूँ, 1 डिग्री टेम्परेचर बढ़ाने के लिए या 1 केल्विन टेम्परेचर बढ़ाने के लिए जितनी हमें हीट चाहिए उसे ही हीट कैपेसिटी बोलते हैं। कोई सब्सटेंस है, अगर तुम इसका 1 डिग्री टेम्परेचर बढ़ाना चाहते हो तो तुम्हें कितनी हीट देनी पड़ेगी, वही हीट कैपेसिटी ऑफ दैट सब्सटेंस होता है। हीट कैपेसिटी अलग अलग सब्सटेंस की अलग अलग होती है, इसकी हीट कैपेसिटी अलग होगी। 1 डिग्री बढ़ाने के लिए इसमें कम हीट या ज़्यादा हीट देनी पड़ेगी इसमें इसके बजाय, ठीक है। तो भाई मैं बोल रहा हूँ अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू रेज टेम्परेचर थ्रू 1 डिग्री और 1 केल्विन, ठीक है। ये बेसिक डेफिनेशन है जो कि आप लोगों को पता होनी चाहिए, रटना नहीं है, समझना है। तो देखिए, अब मैं बता रहा हूँ, इसकी जब ये प्रोपोर्शनलिटी साइन हटाओगे तो यहाँ पे एक कांस्टेंट आता है जिसको हम लोग हीट कैपेसिटी बोलते हैं। ये हमारा हीट कैपेसिटी होता है। तो तुम हीट कैपेसिटी को लिख सकते हो C = Q/Δt, ये लिख सकते हो हीट कैपेसिटी। यूनिट की बात कर लेते हैं, तो यूनिट हो जाएगा तुम्हारा जूल, केल्विन इनवर्स और
जूल सेंटीग्रेड इनवर्स। ठीक है, ये यूनिट हो जाएगा। अब बात करते हैं हम लोग स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी की। देखो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी सेम चीज़ है, बट बस यहाँ पे क्या होता है कि हीट रिक्वायर टू रेज, वहाँ पे सब्सटेंस बोले थे, यहाँ 1 ग्राम ऑफ सब्सटेंस बोलेंगे। हीट रिक्वायर टू रेज द 1 ग्राम ऑफ सब्सटेंस थ्रू 1 डिग्री। 1 ग्राम सब्सटेंस को 1 डिग्री बढ़ाने के लिए कितना हीट देना पड़ेगा, उसको स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी बोलते हैं। स्मॉल सी से रिप्रेजेंट होता है, ये कैपिटल सी से रिप्रेजेंट होता है, ये स्मॉल सी से रिप्रेजेंट होता है। तो स्मॉल सी इक्वल्स टू सी बाई एम। ठीक है, ये लिख सकते हैं। तो सी को तुम लिख सकते हो क्यू डेल टी एम। अब क्यू लिख सकते हो, क्यू इक्वल्स टू स्पेसिफिक हीट इंटू एम इंटू डेल टी। ये फॉर्मूला भी बहुत काम आने वाला है आप लोगों को, ये फॉर्मूला भी बहुत काम आने वाला है। ठीक है, एक हमारा इसकी यूनिट की बात करते हैं तो इसकी यूनिट में क्या करना है, ग्राम इनवर्स लगा दीजिएगा, और अगर सेंटीग्रेड में है तो ये लगा दीजिएगा। कुछ नहीं ऐड हुआ, खाली 1 ग्राम जब यहाँ पे बात कर रहे हैं, यहाँ पे 1 ग्राम की बात करते हैं। ठीक है, तो बस ग्राम इनवर्स आ गया है। एक और होता है मोलर हीट कैपेसिटी। मोलर हीट कैपेसिटी खुद बताइए आप लोग क्या बोलना चाहता हूँ। मोलर हीट कैपेसिटी में क्या होता है, 1 मोल की बात करते हैं। 1 मोल सब्सटेंस की, 1 मोल अगर सब्सटेंस है तुम्हारा, इसका 1 डिग्री टेम्परेचर बढ़ाना चाहते हो या 1 केल्विन बढ़ाना चाहते हो तो कितना हीट देना पड़ेगा, ये इसकी मोलर हीट कैपेसिटी होती है। तो तुम लिख सकते हो मोलर हीट कैपेसिटी को Cm से रिप्रेजेंट करते हैं, तो तुम लिख सकते हो Cm इक्वल्स टू हीट कैपेसिटी बाई N, N रिप्रेजेंट्स नंबर ऑफ मोल्स। अब तुम C के जगह लिख सकते हो Q बाई डेल टी, Q बाई डेल टी इंटू N। अब तुम Q बाई डेल टी की जगह ये भी तो लिख सकते हो, Q बाई डेल टी की जगह तुम क्या लिख सकते हो, देखो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी इनटू M लिख सकते हो। Q बाई डेल टी की जगह ये M इंटू सी लिख सकते हो ना, तो वही मैंने किया है। अब तुम देखो M बाई N क्या है, मोलर मास। नंबर ऑफ मोल्स क्या होते हैं, नंबर ऑफ मोल्स क्या होते हैं, मास बाई मोलर मास, यही तो होता है ना। तो देखो नंबर ऑफ मोल्स यहाँ पे क्या है, नंबर ऑफ मोल्स इधर आ गए और मोलर मास इधर चला गया, मतलब मास बाई नंबर ऑफ मोल्स इक्वल्स टू मोलर मास। तो तुम लिख सकते हो C इंटू मोलर मास। देखो एक रिलेशन निकल के आ गया यहाँ पे। मतलब मैं क्या बताना चाह रहा हूँ, मोलर हीट कैपेसिटी इक्वल्स टू स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी इंटू मोलर मास। रिलेशन आप लोगों को खुद बना लीजिएगा अगर वहाँ पे याद नहीं रहेगा तो, बट यहाँ पे बताना जरूरी है। मोलर हीट कैपेसिटी इक्वल्स टू स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी इनटू मोलर मास। ठीक है, तो पूरा हीट कैपेसिटी का, और इसकी यूनिट की बात करते हैं तो जूल, केल्विन इनवर्स, मोल इनवर्स, या सेंटीग्रेड में है तो वैसे कर लीजिए। ठीक है, देखिए कोई चीज़ रटने की जरूरत नहीं है, पूरा कंसेप्ट ये है। अगले लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे मोलर हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट वॉल्यूम, जो कि CV से रिप्रेजेंट होता है, मोलर हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट प्रेशर, जो CP से रिप्रेजेंट होता है। इन दोनों के बीच का रिलेशन देखेंगे, फिर न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे। तो आज का लेक्चर यहीं पे ख़त्म करता हूँ। फिर अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा। कोई डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में बताइएगा, फिर अगले लेक्चर में बात करते हैं आगे।